जूलॉजी का फर्स्ट बायोमोलिक्यूल 11th का चैप्टर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जैव अणुओं के बारे में। कि जैव अणु क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे जैव अणु क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमने पहले एक चैप्टर पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड, उसमें सजीव जगत है। सभी सजीव किन चीजों से बने होते हैं ना, वो बायोमोलिक्यूल है। हर चीज किसी न किसी चीज से बनी रहती है। सजीवों की इकाई क्या होती है? कोशिका। सजीवों की इकाई क्या होती है? कोशिका। ठीक है, तो कोशिका किस चीज से बनी हुई है ना, वो बायोमोलिक्यूल है। सबसे छोटी इकाइयां बायोमोलिक्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल कंपाउंड्स। ये पूरा जो अर्थ है, यहाँ पर हर चीज, जितनी भी चीजें, मशीनें, हम सब ना सब केमिकल, केमिस्ट्री के जो एलिमेंट है यानी तत्व, उनसे मिलकर बना हुआ है। कोई भी चीज है, हर चीज के अंदर केमिकल है। मशीनें बनी हुई है जिनके अंदर लोहा है, तो वो Fe की बनी हुई है। पेड़ पौधों के अंदर, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। हर चीज में, चट्टानों के अंदर पाया जाता है फास्फोरस, सल्फर, ये सब पाया जाता है। चूने के अंदर पाया जाता है कैल्शियम। तो सबके अंदर केमिकल एलिमेंट है जी। हर चीज कोई बनी, हर जगह केमिस्ट्री, हर जगह बायो है, हर जगह फिजिक्स है। केमिस्ट्री एलिमेंट मतलब हर चीज जो है वो केमिस्ट्री के तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जितनी भी चीजें। तो अभी हम पढ़ेंगे सजीवों के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं ना, वो सजीवों में तत्व, जो तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि सबसे छोटी इकाई तत्व होती है, तत्वों से जाकर ही यौगिक बनते हैं, यौगिकों से जाकर बहुलक बनते हैं, यौगिक बनते हैं तत्वों से जाकर। तत्व कौन कौन से होते हैं? केमिस्ट्री में सबने पढ़ा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे तत्व ही हैं। सोन। तो सजीवों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे नाम में क्या है, हमें जीव, जीवों में होते हैं जैविक, जैविक तत्वों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन होती है जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जैव अणु। जैव अणु मतलब जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अणु होते हैं जैव अणु। जैव अणु सबसे पहले आता है जीवों के अंदर, जीवों के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक ही होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक तत्व और यौगिक भी प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी की परिभाषा है जीवों में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक अणु जैव अणु कहलाते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम सजीव की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सजीव की यूनिट सेल। सबसे छोटी इकाई सेल ही होती है। सेल के अंदर क्या होता है? सेलुलर प्लाज्म। सेल के अंदर होता है सेलुलर प्लाज्म। सेलुलर प्लाज्म के अंदर दो चीजें बोल सकते हैं होती है। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है जीव द्रव्य। सेकंड नंबर पर आता है हमारे बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले सजीवों की जो इकाई है वो सेल है। जैव अणु पढ़ने के लिए हमें छोटी से छोटी इकाई के पास जाना पड़ेगा। ऊपर से तो दिखाई नहीं देता कि ये ग्लूकोज है या फिर ये स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा। सेल के अंदर सेलुलर प्लाज्म होता है, सेल है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये पूरा कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल प्लाज्म, ये किन चीजों से बना हुआ है? कौन से अणुओं से मिलकर बना हुआ है? इसी बारे में हम बायोमोलिक्यूल के अंदर स्टडी करेंगे। तो सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि जीव द्रव्य, और बायोमोलिक्यूल्स यानी कार्बनिक पदार्थ। इस वाले चैप्टर के अंदर अपन कार्बनिक पदार्थों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। जो कार्बनिक पदार्थों से सजीव का निर्माण होता है ना, उनके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। आगे बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन होती है जीवों के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो अब आता है कि प्रोटोप्लाज्म,
के अंदर 70 to 90% क्या होता है? वाटर। सबको पता है जितने भी सजीव हैं उनके जीवन का आधार क्या है? पानी। हमारे अंदर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसका 70 to 90% वाटर होता है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो सारी इसी मीडियम के अंदर होती है। हमारे अंदर मीडियम कौन सा है? ब्लड है, तो ब्लड के अंदर भी पानी होता है। तो हर चीज में, अभी हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर भी पानी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसके लिए जो मीडियम है वो पानी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर फिर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन 10 to 15%। उसके बाद आता है 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए एंड आरएनए बोथ। फिर आता है हमारा 3% कार्ब्स, 2% लिपिड एंड 1% आयरन। ये इसी क्रम में याद रखने हैं, इसी क्रम में आसानी से याद रखते हैं। प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन तो हर जगह पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है वो प्रोटीन की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन की बनी हुई है। जितने एंजाइम होते हैं, जितने हार्मोन्स होते हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि डीएनए पाया जाता है सेल को जो रेगुलेट करता है वो केंद्र की जो होता है। केंद्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। 3% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, जिसमें ओलिगोसैकेराइड्स, ग्लाइकोजन, स्टार्च ये सब होते हैं। 2% लिपिड पाई जाती है एंड 1% आयन पाए जाते हैं, जैसे Na+, K+, Ca+2। ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब एक बात आती है कि क्या ये जो ग्लूकोज है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या ये सब जीवों में पाए जाते हैं? यदि मैंने बोला था चट्टान की बात करते हैं, चट्टानों या फिर भूपर्पटी की बात करते हैं, तो क्या वहां पर फास्फोरस नहीं है, वहां पर सल्फर नहीं है, वहां पर कैल्शियम नहीं है, वहां पर सिलिकॉन नहीं है? है। जितने तत्व हमारे अंदर पाए जाते हैं ना, जितने तत्व सजीवों के अंदर पाए जाते हैं उतने ही तत्व हमारी पृथ्वी के अंदर, भूपर्पटी के अंदर भी पाए जाते हैं। बस ये है कि उनका परसेंटेज अलग अलग होता है। परसेंटेज जो होता है वो डिफरेंट होता है। चट्टान और भूपर्पटी क्या है? ये एक पृथ्वी बनी हुई है इनसे, तो इनके अंदर फास्फोरस, सिलिकॉन जैसे पदार्थों की अधिकता होती है, जबकि हमारा शरीर जो है वो जैविक है, तो फिर इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मात्रा भूपर्पटी की तुलना में ज्यादा होती है। भूपर्पटी के कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ज्यादा ये जो मात्रा है वो इसकी ज्यादा होती है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो चट्टानें होती है उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बजाय जैविक जंतुओं के, जैविक जंतु या जीवों के। ठीक है। अब आता है कि हम जीवों के अंदर पता कैसे करेंगे कितने कितने परसेंट कार्बनिक अणु होते हैं, कितने परसेंट अकार्बनिक अणु होते हैं? तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसे कहते हैं ओखली प्रयोग। फर्स्ट नंबर पे आता है ओखली प्रयोग। सबको पता है एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। तो इसको क्लोरीन से ट्रांसफॉर्म करवाने के बाद Cl3CCOOH, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये जो एसिड है ना वो बहुलकों को पृथक करने में और उनका है ना निर्धारण करने में कि उन्हें आइडेंटिफाई कर सके उसमें मदद करता है। तो ओखली प्रयोग, ओखली एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है? एक जैविक कोई टिश्यू ले लिया हमने, जैविक टिश्यू प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इनको करना होता है, पीसना होता है। इनको पीसा, सबसे पहले जैविक टिश्यू को पीसा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिलाकर, इनको पीसते हैं, पीसने के बाद एक छानते हैं। ठीक है, छानते हैं। किसी चीज को छानते हैं तो सब दो चीजें मिलती है, एक तो जो छलनी के ऊपर रहती है और दूसरा जो नीचे निकल जाता है,
निकल जाता है उसे तो बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो छलनी में रह जाता है उसे बोलते हैं रेंटेट। ठीक है, छलनी में रह जाता है उसे बोलते हैं रेंटेट। फिल्ट्रेट का मतलब है जो कि छलकर नीचे चला गया, और रेंटेट का मतलब है जो बच गया। तो इसके अंदर फिल्ट्रेट जो होगा, यहाँ तक आ गया। ऑक्ली के अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूज करते हैं। इस प्रयोग के द्वारा हम कार्बनिक पदार्थों का पता लगाएंगे। अकार्बनिक पदार्थ कुछ नीचे, तो इसके अंदर हमें दो चीजें मिली। फर्स्ट नंबर पे मिलता है फिल्ट्रेट, सेकेंड नंबर पे हमें मिला रेंटेट। तो इसके अंदर जो विलय होगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर विलय कौन सा होगा, जो नीचे निकल जाएगा, और ये होगा अविलय भाग, ये होगा अविलय भाग। फिल्ट्रेट होगा विलय भाग। इसके अंदर कौन से, इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर यदि किसी चीज में छान रहे हैं तो छोटी चीज नीचे निकलेंगी, और बड़ी जो चीज है जिनका अणुभार ज्यादा है, जिनका आकार ज्यादा है, वो ऊपर रह जाएंगे। तो फिल्ट्रेट के अंदर आते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कुछ आयन जो कि इसके साथ घुलनशील हैं, NO3-, ये सब भी नीचे निकल जाते हैं। इनका अनुभार होता है 18 से 800 डाल्टन से कम। तो ये होते हैं रेंटेट, ये होते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट है जो नीचे छनकर निकल गए, ये विलय होते हैं ग्लूकोज अमीनो एसिड जिनका अनुभार 18 से 800 डाल्टन से कम होता है ना, वो सारे फिल्ट्रेट होते हैं, जिनके अंदर ये मोनोमर है। ऑब्वियसली मोनोमर है तो इनका जो अनुभार होगा वो कम होगा। आयन भी कुछ निकल जाते हैं अकार्बनिक, जो कि इसमें घुलनशील होते हैं। घुलनशील आयन भी इसमें निकल जाते हैं, घुलनशील आयन भी इसके अंदर निकल जाता है। आप पढ़ते हैं रेंटेट। रेंटेट के अंदर जो है ना 10,000 डाल्टन से ज्यादा अनुभार वाले अणु जो होते हैं ना, वो रेंटेट के अंदर आ जाते हैं। ये अम्ल में अविलयशील होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जो बहुलक है, पॉलीमर है, जिनका अनुपात 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये जो है एक्सेप्शन है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, रेंटेट जो है वो अविलय है, लेकिन इसके अंदर सारे की सारे ये जो है ना ये पॉलीमर है, लेकिन लिपिड एक पॉलीमर नहीं है। और लिपिड एक सत्य है ना, जैव अणु भी नहीं है, क्योंकि जैव अणु क्या पढ़े हमने, कार्बनिक होते हैं और अविलय होते हैं, और इनका अनुभार जो है 10,000 डाल्टन से कम होता है। और लिपिड का अनुभार है ना 10,000 डाल्टन से, लेकिन जो जैव अणु है उनका अनुभार 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, लेकिन लिपिड का जो अनुभार है वो 10,000 डाल्टन से कम होता है। तो इम्पोर्टेंट है और एक्सेप्शन भी है कि लिपिड को जैव अणु क्यों कहा, जबकि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन से कम होता है, तो भी लिपिड को जैव अणु क्यों कहा। इसके 4 कारण है। फर्स्ट नंबर पे तो आता है कि रेंटेट में मिला हमें, रेंटेट में प्रेजेंट। सेकंड नंबर पे आता है लिपिड, आपको पता है लिपिड अकेला नहीं रहता, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अकेले नहीं रहते, ये ग्लोब्यूल्स बनाते हैं ऐसे करके इकट्ठे रहते हैं। जैसे 20 इकाई जुड़ी तो 20 इकाई में 1000 डाल्टन गुणा करने पर 20,000 डाल्टन हो गया, इस वजह से रेंटेट में प्रेजेंट होता है। तीसरा आता है लिपिड के अंदर हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ज्यादा अनुभार होता है, क्योंकि इनके अंदर लंबी कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। तो लिपिड के अंदर लॉन्ग कार्बन चेन प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। लिपिड का कारण पता चल गया कि लिपिड को बायोमॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है। पहली बात तो रेंटेट में मिला,
होता है इसका अणुभार 18 से 800 डाल्टन से कम ही होता है, लेकिन ये ग्लोब्यूल्स बनाता है, ये अकेला रहता ही नहीं है, इस वजह से इसका जो अणुभार है वो बढ़ जाता है और ये रेंटेड में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर लॉन्ग कार्बन चेन पाई जाती है, जिस वजह से एविला होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे जो शरीर, ये एक नोट है कि हमारे शरीर के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं टोटल। तो हमारे शरीर के अंदर तत्व पाए जाते हैं 34 तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक। ठीक है, जैविक तत्व जो कि जीवों में पाए जाते हैं 34 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं बृहत मात्रिक पोषक, उसके बाद आता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक। बृहत मात्रिक पोषक का मतलब है जिनकी सांद्रता 10, जिनकी सांद्रता है ना ज्यादा पाई जाती है तुलनात्मक रूप से, जिनकी सांद्रता ज्यादा पाई जाती है वो बृहत मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं जिनकी सांद्रता कम पाई जाती है। बृहत मात्रिक तत्व सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट्स कौन से हैं जिनसे सजीवों का निर्माण हुआ है, वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद लर्न करने का तरीका है एनपीके। फिर आता है कैल्शियम, सल्फर, Fe, आयोडीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। कितने हो गए? तीन तीन। एक और बचा है, वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर। ये जो है बृहत मात्रिक और मेजर तत्व हैं जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है। इसमें आता है बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ईटीसी। ये होते हैं 13, बाकी बचे हुए होते हैं 21, जो सूक्ष्म मात्रिक या फिर ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं जिन्हें। ट्रेस एलिमेंट बायोमोलिक्यूल जैविक तत्व होते हैं 34 तत्व प्राप्त है जिन्हें जैविक तत्व कहते हैं, जिनके अंदर से 13 जो होते हैं वो बृहत मात्रिक पोषक तत्व है, जो 21 होते हैं वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। फॉर्म एलिमेंट बोला जाता है CHO को, NPK, इनको ऐसे याद करा जा सकता है। इसके बाद कैल्शियम, सल्फर, Fe, आयोडीन, क्लोरीन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में भी पाया जाता है, जो पादपों के अंदर सर्वाधिक, पादपों के अंदर पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट यौगिक है। क्लोरीन हमारे आयनों के संतुलन में मदद करता है, जो Cl- होते हैं, Na+ होते हैं, H+ होते हैं, इनों के संतुलन में मदद करता है क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम+2। कैल्शियम तो जो है वो संरचनात्मक तत्व है, कैल्शियम जो है वो संरचनात्मक तत्व है। सल्फर जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, Fe हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन और कई इंपॉर्टेंट यौगिकों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये होते हैं बृहत मात्रिक पोषक तत्व, ये होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। उसके बाद आता है हीम। हीम हमारा हीमोग्लोबिन का पार्ट है। उसके बाद कुछ अकार्बनिक जैसे HPO4 -2, H2PO4-, ये दोनों जो है वो बफर बनाते हैं। बफर का मतलब है pH मेंटेन करते हैं, H+ सांद्रता मेंटेन करते हैं, ये बफर बनाते हैं। उसके बाद कुछ और अतिरिक्त तत्व हैं जैसे Cu, Fe। ये दोनों तत्व कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों तत्व माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोक्रोम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा तत्व होते हैं जैसे मोलिब्डेनम, मैग्नीज भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मोलिब्डेनम, बोरॉन जो होता है वो रिएक्शंस के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये आते हैं हमारे अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्वों के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कार्बनिक तत्वों के बारे में। कार्बनिक तत्वों के बारे में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि कार्बनिक जो तत्व, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका अणुभार जो होता है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, और वो पॉलीमर होते हैं।
कोई भी अकेला नहीं रहता है। उसके बाद पहला जो कार्बनिक यौगिक अलग करने का कौन सा मेथड निकला हमारे पास, कार्बनिक यौगिक अलग करने के लिए हमने प्रयोग करा था, फर्स्ट नंबर पे हमने प्रयोग कौन सा करा, ओखली प्रयोग। ओखली प्रयोग से जो हमारे पास रेंटेड बचा था उसके अंदर प्रेजेंट थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, तो वहां से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट कर लिए। सेकंड नंबर का एक्सपेरिमेंट आता है कि हमें इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तत्वों के बारे में कैसे पता चले, तो हमने एक सजीव ऊतक लिया, इसके अंदर ये कोई टिश्यू है, इसको पहले हमने गर्म कर ड्राई करा। फर्स्ट जो टॉप स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होता है ड्राई करा, तो उसके बाद H2O आउट, फिर उसके बाद शुष्क ऊतक बच गया, उसके बाद हम इसको करते हैं बर्न। बर्न करने पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आउट हो जाएंगे, किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब जलाते हैं तो उसके बाद CO2 प्लस H2 बन जाती है, ये जलवाष्प आउट, ये CO2 गैस बाहर। फिर उसके बाद जो हमारे पास राख बचेगी, राख के अंदर क्या होंगे, अकार्बनिक तत्व। तो ये दूसरा प्रयोग है। फर्स्ट प्रयोग आता है ओखली प्रयोग जिसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लगा है। सेकंड प्रयोग आता है राख वाला प्रयोग जिसके अंदर किसी जैविक ऊतक को जलाने के बाद जो राख बचती है उसका परीक्षण करके हम अकार्बनिक तत्वों का पता लगा सकते हैं, अकार्बनिक तत्वों का पता लगा सकते हैं। जिन अकार्बनिक तत्वों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 34 तत्व पाए जाते हैं, जिसके में से 13 जो होते हैं वो फॉर्म एलिमेंट होते हैं, जो मुख्य होते हैं, जिनकी जरूरत रहती है। वैसे जो सूक्ष्म आंतरिक तत्व है उनकी कमी से भी रोग हो जाते हैं, तो वो भी जरूरी तो है लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद जैव अणुओं का आ गया सब, उसके बाद हम पढ़ते हैं मेटाबोलाइट्स क्या है। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स इसको बोलते हैं उपापचयज, ठीक है। मेटाबोलाइट्स क्या है, इस वर्ड से क्या पता चल रहा है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बताया था केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो केमिकल बनेंगे या टूटेंगे, केमिकल रिएक्शन होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि उपापचय में काम आने वाले या बनने वाले यौगिक, तो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकंड आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि मोस्टली एंड डायरेक्टली यूज आते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना वो डायरेक्ट यूज आते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में, तो इनके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हीम, प्रोटीन, ये तो होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन होती है कि वे उपापचय पदार्थ जो कि कोशिकाओं में, जिनका कोशिकाओं में निर्माण होता है, वो कोशिकाओं में डायरेक्ट यूज आते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, तो वो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये होते हैं जिनका निर्माण सेल में ही होता है, सेल में निर्माण, लेकिन ये डायरेक्ट इनका यूज सेल नहीं करती, ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनका यूज नहीं होता है, इनको कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है, ये निर्जीव पदार्थ होते हैं और ये उस सेल के कुछ काम नहीं आते, तो ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। निर्माण इनका भी सेल में होता है, इनका भी सेल में होता है, लेकिन ये डायरेक्ट उपापचय क्रियाओं के अंदर हेल्प करते हैं, डायरेक्ट उपापचय क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं, तो ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका निर्माण सेल में
यूज सेल में नहीं होता, इनका डायरेक्ट यूज सेल में नहीं होता, तो इनका उपयोग खुद सेल नहीं करती। लेकिन ये है ना इम्पोर्टेंट यौगिक हैं जिनका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। ये तो मेटाबोलाइट्स हम पढ़ते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर वही बायोमोलिक्यूल आते हैं जो डायरेक्ट रिएक्शन में भाग लेते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कौन कौन से एग्जांपल है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा लैक्टिन, सेकंड नंबर पे आता है टॉक्सिन, थर्ड नंबर पर आता है एल्केलॉइड, एल्केलॉइड्स, फिर फोर्थ नंबर पे हमारे आते हैं टर्पीन्स, फिफ्थ ऑयल, सिक्स्थ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये वे तत्व हैं जिनका उपयोग सेल नहीं करती, सेल के कोई काम के नहीं है पर हमारे काम के रहते हैं। इसके अंदर पिगमेंट भी आते हैं, सेवंथ नंबर पे हम लिखते हैं पिगमेंट। सबको पता है सेल के अंदर वर्णक बनते हैं, वर्णक बनते हैं, पर वर्णक का कोई काम थोड़ी होता है उसके अंदर, या तो वो कलर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जैसे पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ज़ैंथीन, कैरोटीनॉइड, इरिथ्रोसाइनिन। इरिथ्रोसाइनिन जो है ना वो टमाटर, इरिथ्रोसाइनिन ये जो है ना रेड कलर को डिनोट करता है। तो टमाटर के अंदर जो रेड कलर होता है वो इरिथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो डायरेक्ट सेल के यूज में नहीं आ रहे। तो पिगमेंट हो गए, पिगमेंट का एग्जांपल है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इरिथ्रोसाइनिन। इरिथ्रोसाइनिन जो है वो टमाटर के अंदर रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। फिर पढ़ते हैं उसके बाद हम कोडीन और मॉर्फिन के बारे में पढ़ा होगा जो अफीम में मिलती है। ये कोडीन एंड मॉर्फिन ये जो है ना दर्द निवारक होते हैं। तो ये सेल के खुद के काम के नहीं है लेकिन हमारे काम के हैं। ये एल्केनॉइड्स जो होते हैं ये हमारे काम के हैं, कोडीन एंड मॉर्फिन। फिर आता है टर्पीन्स, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, सोन। ठीक है, ऑयल के अंदर आता है नींबू घास ऑयल होता है। ये जो इंडेक्स है वो एनसीईआरटी के अंदर है इसलिए इसको याद करना जरूरी है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस के एग्जांपल होते हैं गोंद, रबर, ये होते हैं। टॉक्सिन का होता है एब्रिन एंड रिसीन। लैक्टिन्स के होते हैं कौन कहना, एक और बच गया वो है 8th नंबर पे आता है हमारा औषधि, मेडिसिन्स, विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये जो है वो कैंसर निवारक दवाएं हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। सबसे फर्स्ट तो बायोमोलिक्यूल होता है सजीव के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को बायोमोलिक्यूल कहते हैं, जो एक पॉलीमर होते हैं जिनका अणुभार जो है 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। सबसे पहले ये पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट कौन कौन से, कि भाई मैं पूछ रही हूँ कि आपको पता कैसे चला कि कार्बनिक अणु पाए जाते हैं, कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कोई जीवित ऊतक का टुकड़ा लिया, जैसे लीवर का कोई टुकड़ा ले लिया, उसके बाद उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर कूटा जाता है, उसके बाद उसे छाना जाता है मसलिन क्लॉथ से। छानने के बाद जो नीचे निकल जाता है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसके अंदर जो है मोनोमर्स है, जबकि जो रेंटेड बचा उसके अंदर है हमारे बहुलक जो कि जैविक अणु है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये सब होते हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आता है कि अकार्बनिक तत्वों का पता कैसे चला। अकार्बनिक तत्वों का पता चलता है जब हम ऐश प्रयोग करते हैं, राख वाला प्रयोग। राख वाले प्रयोग से जो हमें राख मिलती है उसके अंदर होते हैं अकार्बनिक तत्व। ठीक है, अकार्बनिक तत्वों के अंदर हमने पढ़ा 34 तरह के अकार्बनिक तत्व प्रेजेंट होते हैं सजीव और सजीवों की बॉडी के अंदर, जिसके अंदर 13 जो होते हैं वो बृहत मात्रिक होते हैं, जिसके अंदर फॉर्म एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट आते हैं। दूसरा 21 जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्व जैसे मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, ये
होती है उसके अंदर काम आती है। मैग्नीज, हीम जो है वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिपिड एक जैव अणु क्यों है, जबकि लिपिड का जो अणुभार होता है वो 18 से 800 डाल्टन से कम होता है, फिर भी लिपिड एक जैव अणु है। तो उनके कारण थे कि लिपिड जो है ना वो ग्लोब्यूल बना लेता है। लिपिड जो है वो ग्लोब्यूल बनाता है, इस वजह से उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, क्योंकि उसका जो आणविक भार है वो 20,000 डाल्टन हो जाता है। जैसे जितने अणु गैदर करेंगे वो 1000 डाल्टन से मल्टीप्लाई होकर उसका जो होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलाइट्स इसलिए पढ़ा है क्योंकि उपापचय, क्योंकि जितने भी जैव अणु हैं वो हमारे जैविक क्रियाओं में तो भाग ले रहे हैं, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी उनमें भाग ले रहे हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर है जैसे सेल की स्ट्रक्चर है उनके अंदर उनको फॉर्म करने में भाग ले रहे हैं। तो मेटाबॉलाइट्स फर्स्ट नंबर पे मेटाबॉलाइट्स आते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स जिसके अंदर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। फिर आता है सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ये मेटाबॉलाइट्स सेल के खुद के कोई काम नहीं आते, लेकिन ये जो इनका जो निर्माण होता है ना उससे हम लोगों को काम आते हैं, ह्यूमंस के काम आते हैं। तो सबसे पहले आता है लैक्टिन, लैक्टिन का एग्जांपल है कौन कह रहा हूं, वैलिन। उसके बाद टॉक्सिन, टॉक्सिन का एग्जांपल है एब्रिन और रिसिन। उसके बाद एल्केनॉइड्स, कोडीन, मॉर्फिन जो दर्द निवारक होते हैं, टर्पीन्स, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, इसको लर्न करना आसान है। ऑयल जो है नींबू ग्रास ऑयल, पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे गोंद, रबर, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। उसके बाद आते हैं मेडिसिन या औषधि। औषधि के अंदर आती है हमारी विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो कि कैंसर कारक दवाओं में काम आता है। पिगमेंट होते हैं ज़ैंथोफिल, कैरोटीन और इरिथ्रोसाइनिन। इरिथ्रोसाइनिन जो है टमाटर का लाल रंग करता है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे।